आज अपन अपना सेट थ्योरी जो था उसका लास्ट क्लास में अपने 2 लेक्चर देखे थे। तो आज अपन अपना लेक्चर थर्ड जो है सेट थ्योरी का वो कवर करेंगे और उसमें जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट था थ्योरी का वो पूरा पोर्शन कवर कर दूंगा और एक्सरसाइज 1 का भी कुछ क्वेश्चंस प्रूफ जो है जो शायद आपको करने में दिक्कत आया होगा वो कर देता हूँ। तो थ्योरी पोर्शन कवर कर दूंगा आज, कार्डिनलिटी पूरा बाद में होगा, वो एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन के बाद में होगा। क्लास 11 को बोल रहा हूँ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना, उसको छोड़ के जो सेट का पार्ट था यानी कि अपन जो प्रूफ वाले पार्ट है उस पार्ट को आज कवर करेंगे और वही पार्ट बाकी था, पावर सेट तक कवर कर लिए थे लास्ट क्लास में अपन ने देखे थे आप। तो आज वाला लेक्चर आप प्रॉपर्ली देखो, देखने के बाद और लास्ट 2 लेक्चर अगर नहीं देखे तो लास्ट 2 लेक्चर और आज का लेक्चर यानी कि ये 3 लेक्चर देखने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा कि सेट का जो कंप्लीट थ्योरी है विदाउट कार्डिनलिटी ऑफ सेट वो क्या है। ठीक है, तो वो सारे बेसिक क्लियर करने के बाद जाकर के आप अपना एक्सरसाइज 1 जो है उसको कंप्लीट कीजिएगा। तब जब आप लगाएंगे तो जरूर आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे बेहतर तरीके से। इंटरनल जो होमवर्क था वो भी मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में करूंगा डिस्कस। तो वो सारे क्वेश्चंस और आपका जो एक्सरसाइज 1 है कम्प्लीटली वो उस वक्त आप डिस्कस कर लीजिएगा तो प्रॉपर्ली आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1 जैसे ही खत्म होता है एक्सरसाइज 2 की ओर बढ़ेंगे यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते चलिए। कहाँ पे अपन ने रोका था लास्ट क्लास में, जो शायद पेज नंबर 9 होगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन वगैरह देख करके उस जगह तक रोक दिया था, पेज नंबर 9 तक। ठीक है, तो अभी से अगर मैं बात करूं अगला टॉपिक हमारा वेन डायग्राम वगैरह सब कुछ अपने कवर कर लिए थे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि लास्ट 2 लेक्चर आपने बहुत अच्छे से स्टडी किए हो। अभी अपन देखते हैं अपना अगला जो है सेट थ्योरी का पार्ट, यानी कि डिफरेंट जो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स है वो डिफरेंट लॉज के बारे में अपन स्टडी करते हैं आज। ठीक, वो सारे लॉज क्या है, किस प्रकार से हम उसको प्रूव कर सकते हैं या फिर जस्टिफाई कर सकते हैं, वो सारी कहानियां हम देखेंगे। तो सबसे पहला लॉ जो आपको दिख रहा है वो देखोगे आप, आइडेम्पोटेंट लॉ लिखा गया है, यानी कि ए यूनियन ए होगा और ए इंटरसेक्शन ए भी ए होगा। सेम सेट का खुद के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन वही सेट हो जाता है, वो चीज आइडेम्पोटेंट लॉ आपको सिखाता है। और उस चीज को बेसिकली प्रूफ करने का कुछ भी नहीं है, वो वेन डायग्राम से ऑलरेडी जस्टिफाइड है। तो उस चीज को आप वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया, ए यूनियन ए का मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, या तो x a पे होगा या तो x a पे ही होगा। उसका मतलब क्या है कि x a पे होगा, मतलब इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू ए व्हिच इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लॉस दिया गया है थ्योरी पोर्शन में लिखा हुआ है, जो एक्सरसाइज 1 के पहले जितने भी पेज नंबर 9 से एक्सरसाइज 1 के बीच में जितने भी थ्योरी पोर्शन दिया गया है उसमें सिर्फ प्रूफ्स बताए गए हैं कि कैसे हम डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन को यूज करके प्रूफ्स को कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन यानी कि x बिलोंग्स टू मान के जो प्रूफ करेंगे हम वो चीज। और अगर आपको प्रॉपर्टी से यूज करके प्रूफ करने के लिए बोला गया तो वो अलग बात है, वो प्रॉपर्टी के थ्रू अगर प्रूफ करने के लिए बोला गया मतलब ये सारे लॉज को यूज करके किस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं वो बताया जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते चलिए। तो पहला लॉज आप समझ गए, थ्योरम नंबर 1 जो है आइडेम्पोटेंट वो बड़ा इजी है। थ्योरम 2 जो है वो भी सेम है, आइडेंटिटी मतलब ए का फाई के साथ जो यूनियन है, यानी कि एम्प्टी सेट के साथ ए सेट का जो यूनियन है वो वही सेट होगा और इंटरसेक्शन जो है वो फाई खुद होगा, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फाई के साथ जो ए का इंटरसेक्शन वो फाई होगा और यहाँ पे दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन यू, तो वो कौन होगा, ए ही होगा। समझ में आ रहा है ना, ए के साथ यू का इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा है, ए उसके अंदर का एक हिस्सा है, तो ए का और यूनिवर्सल सेट का जो कॉमन हिस्सा होगा वो क्या होगा, ए ही तो होगा। देख सकते हो ना, ए यहाँ पे बाहर है और सॉरी यू यहाँ पे बाहर है मान लो और ए ये है। अभी इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, यही तो है ना। तो ए इंटरसेक्शन यू जो होगा वो ए होगा। वेन डायग्राम से क्लियर है, अदरवाइज अगर आपको 1 नंबर दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, आप कैसे लिखोगे, यूजिंग सेट बिल्डर, जैसे मैंने लिख के दिया वैसे लिख सकते हो। फिर आता है आपके पास कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन आप पहले ही पढ़ के आए कि ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे भी आप क्या बोल सकते हो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, फिर आपके पास आता है एसोसिएटिव लॉ, है ना। सिमिलरली आप देख सकते हो एसोसिएटिविटी का 2 प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव का अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, यूनियन के लिए ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा ए बी।
ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। अगर मैं इंटरसेक्शन के हिसाब से बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। अगर मैं एसोसिएटिविटी का बात करना चाहूं तो 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। एसोसिएटिविटी का अगर मैं बात करूं तो 3 आएगा, तो 3 जब भी मैं लाऊंगा तो क्या होगा, ए यूनियन बी और बाहर ले लेते यूनियन सी। तो एसोसिएटिविटी में बेसिकली ब्रैकेट का इंटरचेंज होता है, आप जानते हो। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को इंटरचेंज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कि अगर आप इंटरसेक्शन में इस चीज को स्टडी करोगे तो वही चीज होगा, बस यूनियन की जगह पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। उस एसोसिएटिविटी के बाद जो अगला पार्ट है उसमें आप देखोगे कि आपको लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होता है, देखो कि मान लो मैं यहाँ पे ए यूनियन लिख रहा हूँ और अंदर बी इंटरसेक्शन सी लिख रहा हूँ। समझ में आया ना, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, यानी कि कुछ इस प्रकार से, यूनियन अगर ब्रैकेट के अंदर है, इंटरसेक्शन सी बाहर है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी, और यूनियन आपका डिस्ट्रीब्यूट होकर के हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसको आप वेन डायग्राम से जस्टिफाई भी कर सकते हो। अगर मैं वेन डायग्राम से आपको दिखाऊं तो जस्टिफाई भी करोगे। देखो मान लो बी और सी कोई भी सेट है, 3 सेट है तो 3 सेट को आप यहाँ पे ले लो ऐसे, ठीक है। वेन डायग्राम से अगर मैं प्रूफ करने बोला तो आपको वेन डायग्राम बना करके प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जब भी अभी प्रूफ करना स्टार्ट करूंगा तो वेन डायग्राम और सेट ऑपरेशन दोनों के यूज से मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो खैर अभी ये रहने देते हैं, अभी जो वेन डायग्राम जब प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे तब हम करेंगे। और लास्ट में एक और थ्योरम आता है आपका, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। समझ में आया ना, वो बहुत काम का चीज है डी मॉर्गन्स लॉ। वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का इंट्रोडक्शन देता है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कैलकुलेट किया तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये चीज आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। ये है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये है एसोसिएटिव, ये है कॉम्यूटेटिव। और आइडेंटिटी आइडेंपोटेंट क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना। तो ये बेसिक 6 लॉज है जो आपको सीखना है। जब आपको प्रॉपर्टी यूज करके पढ़ना होगा, क्वेश्चन को करना होगा, तो आपको इसी 6 लॉ को यूज करके सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। इन 6 लॉ के अलावा आप मतलब बेसिक लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन यूज करके आपको करना पड़ेगा प्रूफ, जब प्रॉपर्टी यूज करके करने के लिए बोला। और अगर कुछ नहीं बोला या फिर डेफिनेशन यूज करके करने बोला तो आप एक्स बिलोंग्स टू मान के कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं प्रूफ्स वगैरह में फोकस कर रहा हूँ। पहला दोनों थ्योरम उसमें प्रूफ क्या बताऊं वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, एक लाइन लिखा हुआ है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। कॉम्यूटेटिविटी का प्रूफ और नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफी सिंपल है। आगे अगर मैं ये सब बताऊंगा तो कॉम्यूटेटिविटी आप ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एसोसिएटिविटी से एक बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव से एक बता देता हूँ और डी मॉर्गन से एक बता देता हूँ, ठीक है। तो शायद आप इजीली समझ जाओगे चीज कहानी को पूरा, ठीक है। तो देखते चलो प्रूफ देखते पहले अपन वेन डायग्राम से करेंगे और फिर अपन देखेंगे कि कैसे एग्जाम में हमें लिखना है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। अगर वेन डायग्राम बोल के दिया यूजिंग वेन डायग्राम प्रूफ दैट, तभी आप वेन डायग्राम से कर सकते हो। अगर एग्जाम में वेन डायग्राम वगैरह कुछ बोला नहीं है तो वेन डायग्राम आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। काट देगा एग्जाम में। तो देखो कैसे अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रूफ्स में बात करूं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं एसोसिएटिविटी का एक प्रूफ ले लेता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एक प्रूफ ले लेता हूँ। जैसे मान लो यूनियन वाले लेता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। मैं जो 3 कर रहा हूँ और बाकी तीनों आप खुद से ही कर सकते हो, है ना। जो भी बचा कुचा रहेगा मैं आज क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, वो ये समझ के मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई भी बच्चा हो जो इस सब को अगर समझता है तो वो सब अपने आप से कर लेगा। वो समझ में आ रहा है ना। तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, इतना आसान चीज है, क्या बताऊँ, आप खुद से ही कर सकते हैं, है ना। तो अगर वेन डायग्राम से प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ए यूनियन बी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट सेट आप 3 ही लोगे, यहाँ पे 3 सेट का इंट्रोडक्शन हो रहा है, सेट आप 3 ही लोगे, ठीक है। ए बनाओगे, बी बनाओगे और सी बनाओगे, ठीक है। अभी ए यूनियन बी वाला पार्ट जो है वो क्या है,
ये वाला हिस्सा है ना ए यूनियन बी, समझ में आया? क्लियर है? फिर आपको बनाना पड़ेगा, एक साथ डायरेक्ट नहीं बना सकते हो, फिर आपको बनाना पड़ेगा ए यूनियन बी यूनियन सी, समझ में आया? ए यूनियन बी यूनियन सी को बनाओगे आप, ठीक है? तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी वाला पार्ट, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? ए यूनियन बी ये हो गया और सी ये हो गया, दोनों का अगर यूनियन लेते हैं तो पूरा पूरा आ जाएगा जो भी ये है, ठीक है? फिर सिमिलरली आप अलग करके इधर बी यूनियन सी निकाल देना और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल देना, वही कहानी वापस आएगा, समझ में आ रहा है ना? और अगर मैं इंटरसेक्शन का बात करूं तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, देखो उसमें भी कोई कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है ना, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, तो वो कौन सा हिस्सा हो जाएगा, आप देखो ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ ये वाला हिस्सा हो जाएगा, इतना तो समझ है आपके अंदर, ठीक है? फिर अगले डायग्राम में इसी चीज का किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो जब इसी रीजन का सी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो सी के अंदर कौन सा हिस्सा आ रहा है, यही तो हिस्सा आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, इसको रोमन 1 दोगे, ठीक है? फिर उधर आप बी इंटरसेक्शन सी बनाओगे, तो बी इंटरसेक्शन सी बनाओगे तो ऑब्वियसली ये वाला रीजन आएगा, ठीक है? और फिर वापस अगले डायग्राम पे बी इंटरसेक्शन सी के साथ आप किसका इंटरसेक्शन लोगे, ए का इंटरसेक्शन लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसको रोमन 2 देके लिखोगे, ऊपर ये सब लिखना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इधर भी लिखना पड़ेगा, इधर भी, समझ में आया? और फिर आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव दिस इज इक्वल टू दैट, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस प्रकार से आप वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हो। बेसिकली शीट में जो थियरी का शीट है उसमें मैंने वेन डायग्राम से जो प्रूफ है वो दिया नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, मैंने सोचा क्लास में बता दूंगा और बच्चे भी समझ जाएंगे, ठीक है? तो ये सारे कहानी जो है वो जो मैंने शीट में प्रूफ दे रखा है वो सारे के सारे प्रूफ आपको यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन प्रूफ तो करना ही है, और उसके अलावा आप जरूर उस चीज को अभी आप इनिशियल स्टेज में हो, क्लास 9th 11 दोनों को ही बोल रहा हूँ, आप वेन डायग्राम से भी उसको प्रूफ करके रखो, ठीक है? अपना कॉपी में उसको वेन डायग्राम से सारे प्रूफ को वेन डायग्राम से भी प्रूफ करके रखो, तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज की क्वेश्चन जरूरत नहीं करना, बट शीट में जो पेज नंबर 9 से जो थियरी वाले में जो लॉज है और उसके बाद जो सम इंपॉर्टेंट टिप्स है उनमें जितना रिलेशन है वो सारे रिलेशन आप वेन डायग्राम से प्रूफ कर लेंगे तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है? कहानी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी अभी एसोसिएटिविटी को अपन देखते हैं, ठीक है ना? और आगे आगे जब आएगा, चलो वेन डायग्राम अगर शुरू किया तो बाकी सब भी बता देता हूँ वेन डायग्राम से एक बार, और फिर हमारा मेन जो चीज है सेट यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन उससे बता देंगे, ठीक है? तो एसोसिएटिविटी के बाद क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव को भी अगर आप देखना चाहते हो तो बता देते क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इस चीज को अगर प्रूव करना चाहते हो यूजिंग वेन डायग्राम तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी बनाना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बनाओ सबसे पहले। यार गर्मी काफी ज्यादा है यार, बी इंटरसेक्शन सी अगर बनाते हैं तो क्या होगा, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो बी इंटरसेक्शन सी ये हो जाएगा, ठीक है? ये मान लो जब तीनों को बनाना था एक साथ, मैं 2 बना करके ही क्या कर रहा हूँ भगवान जाने, 3 सेट है ना तो तीनों को बनाना पड़ेगा ना एक साथ, ए बी सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। अभी उसके साथ किसको लेना है, ए का यूनियन लेना है, किसी बी इंटरसेक्शन के साथ किसको लेना है, ए का यूनियन लेना है, मतलब कौन सा हिस्सा होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए बी सी। अभी इस हिस्से के साथ देख ए का पूरा पूरा यूनियन आएगा, कॉमन नहीं है, अगर कॉमन होता तब तो ये वाला हिस्सा हो जाता, यूनियन आएगा, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ये पूरा है, समझ में आया ना? बी इंटरसेक्शन सी के साथ साथ पूरा पूरा ए आ गया, क्लियर है? तो इसको रोमन 1 मार्क करके रखो और उधर सॉल्व करो इस चीज को, फिर उधर आप अगेन लिख करके सॉल्व करोगे, तो चेक करूंगा लेकिन होमवर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये ए बी सी समझ में आया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी ये पूरा पूरा हिस्सा है ना, क्लियर है? और दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन सी वो क्या क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अभी इसको आप 2 दे दो, इसको आप 3 दे दो और फिर बोल दो फ्रॉम 2 and 3 आपको क्या मिल रहा है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन मिल रहा है, मतलब इन दोनों का कॉमन,
ये जो दो रीजन आपने बनाया ना, इन दोनों रीजन का कॉमन देखो, ये वाला हिस्सा जो मैं अभी रेड से बना रहा हूँ, ये दोनों जगह पे है। आप अगर गौर से देखोगे ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इधर भी देखो ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन है। समझ में आया ना? बस एक्स्ट्रा इधर ये आ गया और इधर ये और ये आ गया। समझ में आया ना? क्लियर है ना? उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? यही हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा आएगा ना, ये तो पूरा आएगा। बस समझ में आया ना? पूरा क्लियर है? तो ये तो पूरा, हाँ ये तो पूरा आएगा। ये भी कॉमन है, देखो ये भी कॉमन है। बस इधर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आया और इधर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आया। समझ में आया? जो कि इंटरसेक्शन में नहीं है, बाकी पूरा पूरा हिस्सा इंटरसेक्शन है। अभी आप फ्रॉम 1 and 4 क्लियरली ये कमेंट कर सकते हो कि दिस टू आर इक्वल। समझ में आया ना? क्लियर है? आप ये अच्छे से बोल सकते हो कि ये दोनों के दोनों क्या है? इक्वल होगा। इस प्रकार से वेन डायग्राम से प्रूफ को कर सकते हो। ठीक है, डी मॉर्गन भी बता देता हूं। चलो डी मॉर्गन भी बताता हूं। डी मॉर्गन भी बता देते हैं। डी मॉर्गन की अगर मैं बात करूं तो डी मॉर्गन आपको कॉम्प्लीमेंट बताता है बेसिकली। जहां पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है उस जगह पे क्या आएगा? यूनिवर्सल रिलेशन आएगा ना, वो यूनिवर्सल सेट आएगा। तो ए यूनियन बी का क्या आएगा? होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे अगर ज्यादा आप लेते हो ना, यूनियन सी लेते हो, तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। बट खैर वो अभी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने 2 पे ही सीमित रखा। तो सबसे पहले आपको पहला जो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा वो क्या बनाना पड़ेगा? ए और बी का यूनियन। तो ये हो गया ना आपका, समझ में आ गया? क्लियर है? अभी जो आपको अगला जो चीज बनाना है वो क्या बनाना है? ए और बी का यूनियन जो आपने बनाए, उस यूनियन का क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये हिस्सा नहीं आएगा, इसका बाहर का आएगा। तो वो चीज जो यू पे है बट ए यूनियन बी पे नहीं है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बोलते। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ये हो गया आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपने बना ली। इसको रोमन 1 मार्क करके रखो। ठीक है, आगे अगर मैं सोचता हूं तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा? ए कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा। देख रहे हो ना यहाँ पे ए है, तो दोनों साइड बनाओ। अकेला ए को बनाने से नहीं होगा, दोनों बना करके ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर है तो ए का बाहर का हिस्सा, ए का बाहर का हिस्सा क्या है? देख ये हिस्सा हो जाएगा ना ए का बाहर का हिस्सा। समझ में आया ना? बी के अंदर तो आएगा, आधा आएगा, बट ये वाला पोर्शन एक को छोड़ के जो भी है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो ए पे नहीं है, यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो ए पे नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे? फिर आपको बी कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि बी के बाहर का हिस्सा। बी के बाहर का हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। बी के बाहर का हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, और फिर आपको दोनों का क्या लेना है? फिर आपको दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। अभी आप देख सकते हो कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन का इंटरसेक्शन इसके बाहर वाला ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? इधर कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है? इधर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। और इधर कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है? इधर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, जो दोनों में कॉमन नहीं है। बाकी बाहर वाला रीजन पूरा पूरा कॉमन है। तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो बाय वेन डायग्राम वी कैन प्रूव वी हैव, so by Venn diagram we have from Roman 1 and 2 that A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, वो आप लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया वेन डायग्राम से डी मॉर्गन्स का प्रूफ। ठीक है, तो रिमेनिंग जो सेकंड वाला है, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर होता है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, वो कहानी भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो भी आप वेन डायग्राम से कर लोगे। और ये सब तो मैंने रफ डायग्राम बनाया है, आप फेयर में अच्छे से करोगे। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे और 2-3 सेट अगर मैं ले लेता हूँ यूनियन देकर के, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। यूनियन सी यूनियन डी अगर है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये है आपका वेन डायग्राम, सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली आपको ये बता देगा कि A1 A2 A3 से लेकर के AN तक का अगर आप होल कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? सारे के सारे इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट और सारे के सारे इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यूनियन से इंटरसेक्शन बनेगा, ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है ब्रैकेट के बाहर उसका ठीक उल्टा ऑपरेशन चलेगा। समझ में आया? इन केस ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है कहानी? तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी आप समझ गए होंगे। मैंने तो बहुत रफली आपको समझाया है। ठीक है, अगर मैं आपको और डिटेल में बात करूं
तो आप ये समझ सकते हो कि ये सारे प्रूफ जो है, जो मैंने अभी आपको यूजिंग वेन डायग्राम बताया है, वो एग्जाम में अगर आएगा तो वेन डायग्राम अगर बोल के देगा तभी आप वेन डायग्राम यूज करके कर सकते हो। बट अगर वेन डायग्राम बोल के नहीं देता है तो आप यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन करोगे, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। समझ में आ रहा है ना? बट खैर अगर मैं इसका बात करूँ, देखो प्रूफ वाले पार्ट से घबराना नहीं, बच्चे इसमें डरते रहते हैं। समझ में आया ना? बट इसमें डरने का कोई चीजें नहीं है, सिंपल कुछ बेसिक फंडा है। अगर सेट का फीलिंग आपके अंदर है तो आप इस चीज को इजीली, ऑपरेशंस को अच्छे से समझते हो तो आप इजीली इसको प्रूव करके निकल जाओगे। वेन डायग्राम तो सारे बच्चों को आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो कोई भी कर लेगा। कॉपी में आपको सजा सजा के सारी चीज, जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला पार्ट जितना भी प्रूफ है और लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन का जितना भी प्रूफ है, वो सारी चीज आपको कॉपी में वेन डायग्राम से प्रूफ करके पेंसिल से अच्छे से, पेंसिल स्केल मैंडेटरी है, ठीक है, पेंसिल स्केल से करके अच्छे से कॉम्पास वगैरह से ये सब गोला बनाओगे, बना करके आप अच्छे से मेरे को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? मैं चेक करूंगा सभी का, ठीक है? और अगर मैं वेन डायग्राम से तो हो गया, वेन डायग्राम का कहानी हो गया। अभी अपन देखते हैं कि यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन ये सारी चीजों को अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? चलो तो देखो, तीन चीजों से एक सेट का रिलेशन जो है ना, उसको आप तीन चीज से प्रूव कर सकते हो। एक तो है आपका वेन डायग्राम, दूसरा हो गया प्रॉपर्टीज, यानी कि ये जो लॉज अभी आप पढ़े हो ना, ये 6 लॉज को यूज करके आप किसी भी रिलेशन को प्रूव कर सकते हो। समझ में आया? और अदरवाइज जो आपका मेन चीज है वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन, यानी कि वो x बिलोंग्स टू वाला फंडा दे करके जो एलिमेंट मान के आप सबसेट का कंसेप्ट लगा करके करते हो ना, वो है आपका डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन, ठीक है? और प्रॉपर्टीज अगर बोल देता है क्वेश्चन में, जैसे शीट में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 25 या 26 क्वेश्चन दिया है, 32 के अंडर में शायद आप देखिएगा, जो प्रॉपर्टी से आपको करना है। समझ में आया ना? वो सारे क्वेश्चन हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन को यूज करके करने वाला क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज यानी कि लॉज को यूज करके करने वाला, लॉज जो 6 लॉ है ना, उन लॉज को यूज करके करने वाला क्वेश्चन। मैं आपको बार बार ये चीज बोल के दे रहा हूँ। डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन यानी कि x बिलोंग्स टू वाला फंडा, सबसेट वाला फंडा। और वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम को पता है, ठीक है? तो वेन डायग्राम में जितना काम करना था मैंने कर दिया, अभी आपको बाकी काम करना है, ठीक है? अभी अगर मुझे काम करना है तो मैं सारा काम स्ट्रिक्टली फोकस कर दूंगा कहाँ पे, यानी कि आपका डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन और प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, ठीक है? तो मुद्दे का जो चीज है वो देख लेते चलो। मैंने बोला था कि एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और डी मॉर्गन से एक आध प्रूफ तीनों में से कर दूंगा और बाकी सारे कहानी आप करोगे, ठीक है? तो देखो स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या देख सकते हो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में? ए यूनियन बी होल यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है? देखो इस चीज को, इस ये जो एबीसी 3 सेट है ना, बी यूनियन ए यूनियन बी भी तो अपने आप में एक सेट है, दो सेट का यूनियन होकर के तो एक सेट ही निकलेगा। और उसका जो रिजल्ट है उसके साथ जब सी को यूनियन करोगे तो भी एक सेट आएगा, मतलब इधर भी एक सेट लिखा हुआ है, इधर भी एक सेट लिखा हुआ है। आपको 2 सेट प्रूफ करना है इक्वल, ठीक है? तो आप अच्छे से, कल आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था कि 2 सेट इक्वल कब होता है? जब ये सेट इसका सबसेट होगा और ये भी सेट इसका सबसेट होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? जब ये सेट इसका सबसेट होगा और ये सेट भी इसका सबसेट होगा, तब अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ये सेट जब इसके इक्वल होगा और ये सेट भी जब इसके इक्वल होगा, तब अपन ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है वो क्या है? इक्वल है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है? तो यहाँ पे जो मिसकंसेप्शंस है, क्या क्या है जो स्कूल्स वगैरह में गलत करा देता है, या फिर कोई भी मास्टर आपको गलत कराता है, या फिर बहुत सारे किताबों में गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। पहले आप मेरे बात ध्यान से एक एक करके सुनते जाओ, ठीक है? तो इस चीज को आपको प्रूफ करना है। तो पहले आपको क्या प्रूफ करना है? ये चीज प्रूफ करने के लिए ये इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। LHS RHS का सबसेट है और RHS भी LHS का सबसेट है। तो एक सेट अगर दूसरे सेट का सबसेट है, वो अगर आपको प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करोगे? मान लीजिए आपको कभी भी मैंने प्रूफ करने बोला P इज ए सबसेट ऑफ Q, तो आप क्या प्रूफ करोगे? आप मान लो ना, आप खुद से एज्यूम कर लो कि P सेट पे कोई भी एक एलिमेंट है X, ठीक है? फिर अगर आपको सॉल्व करते करते ये मिल गया कि ये अनलाइक जो X एलिमेंट है वो तो Q सेट में भी प्रेजेंट है, यानी कि X बिलोंग्स टू P जो है वो इंप्लाई कर रहा है कि X बिलोंग्स टू Q। समझ में आ रहा है? X जो P पे प्रेजेंट है वो X Q पे भी है। वो अगर पता चल जाता है आपको तो काम निपट गया ना? समझ में आ रहा है? तो अगर आप P सेट में कोई भी एलिमेंट कंसीडर करते हो और बाद में जाकर के आपको ये मिल जाता है कि वही एलिमेंट Q सेट में भी प्रेजेंट है,
तो आप ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हो ना, कि मतलब प्रूफ कर दोगे कि P जो होगा वो Q का सबसेट होगा, क्योंकि P का कोई भी एलिमेंट जो है वो Q का प्रेजेंट है, मतलब P Q का क्या होगा, सबसेट होगा। फिर कन्वर्सली हम एक और बार क्या करेंगे, Q से कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे। Q से अगर कोई एलिमेंट पिक करते हैं और वही एलिमेंट अगर P सेट में प्रेजेंट हो जाता है तो अपन ये बोलेंगे कि Q जो है वो भी P का सबसेट है। तो इन दोनों इक्वेशन से आप ये बोल सकते हो कि P और Q जो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? देखो, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए ये इसका सबसेट प्रूफ करना है और ये इसका सबसेट प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट है ये इसका सबसेट प्रूफ करना है। तो ये अगर इसका सबसेट प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, यहां से कोई एलिमेंट पिक करना पड़ेगा, इस साइड से, ये बड़ा साइड से कोई एलिमेंट पिक करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वही एलिमेंट इधर भी मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। समझ में आ रहा है, क्लियर है? x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। तो यहां से इंप्लाई देकर के मैं क्या लिख सकता हूं, x अगर इस सेट में है तो मैं ये बोल सकता हूं ना, x बिलोंग्स टू A यूनियन B और x बिलोंग्स टू C, क्योंकि आपको मैंने अच्छे से बता के दिया था, अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B है उसका मतलब क्या है, या तो x A में होगा या तो B पे होगा। तो यहाँ पे A के जगह पे ये आ गया और B पे जगह पे ये आ गया, तो वही फंडा ही तो यूज कर रहे हैं, तो ये सबको समझना चाहिए, ठीक है? अभी x बिलोंग्स टू A यूनियन B जो है उसको भी तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना, ठीक है? उसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसका मतलब भी क्या है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। समझ में आया? और साथ में यहाँ पे है कि और x बिलोंग्स टू C है। समझ में आ रहा है? तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C, इस चीज को अगर आपको समझना है तो अब ये बोल सकते हो ना कि x बिलोंग्स टू A को सर अलग रख देते हैं और दे करके x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C लिख देते हैं। एक ही बात है ना, पहले इन दोनों पे ब्रैकेट था, इसका मतलब क्या है, ये है। अब इस ब्रैकेट को हटा करके मैं इधर भी तो लगा सकता हूँ, कोई इशू है क्या? नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, क्योंकि और लगा हुआ है ना सारे जगह पे, तो कहीं बराबर सेम बात है। तो x बिलोंग्स टू A और यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू B यूनियन क्या C। समझ में आ रहा है? x बिलोंग्स टू क्या हो गया, B यूनियन C। अभी अगर मैं और को हटा करके यूनियन लगा रहा हूं तो इस और को हटा करके भी तो यूनियन लगा सकता हूं ना, x इसमें है या फिर x इसमें है, मतलब क्या, x दोनों का यूनियन में है, x दोनों का यूनियन में है। अगर x इसमें है या फिर x उसमें है, उसका मतलब क्या है कि x दोनों का यूनियन में है। याद है ना बहन, यूनियन का बहन यार, x यहाँ पे है या तो यहाँ पे, उसका मतलब क्या, दोनों का यूनियन में तो होगा ही ना, क्योंकि दोनों साइड में से कहीं ना कहीं पे तो x प्रेजेंट तो होगा ही। तो आपको क्या मिल गया इनडायरेक्टली, अब देखो कि x आपने यहाँ पे कंसीडर किए थे और वही x आपको यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, रोमन 1। समझ में आया ना? अभी दूसरे अगर मैं मुद्दे का पॉइंट में बात करूं, फिर अभी आपको क्या प्रूफ करना है, अभी आपको क्या प्रूफ करना है कि x आप यहां से पिक करोगे और आप x यहां पे दिखाओगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? x आप यहां पे प्रूफ पिक करोगे और x आप यहां पे दिखाओगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो मैं सेकंड वाला पार्ट करता हूं कन्वर्सली, ठीक है? कन्वर्सली लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। समझ में आया, क्लियर है? तो अगर x यहां पे है तो मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B यूनियन C। समझ में आया? तो यहां से अपन क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग्स टू A और इसके अंदर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। समझ में आया ना? तो इस चीज को अपन क्या कर सकते हैं, सिमिलरली ब्रैकेट इंटरचेंज करो, क्योंकि सारे बीच में क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू A यूनियन B और x बिलोंग्स टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या कमेंट कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, अगर x इसमें है या फिर x इसमें है, मतलब कि x दोनों का यूनियन में होगा। तो अगर x आपने यहाँ पे एज्यूम किए थे और यहाँ पे आपको मिल गया, मतलब A यूनियन B यूनियन C जो होगा वो भी इस चीज का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 जो हम कमेंट कर सकते हैं वो क्या, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो वाकई दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, कहानी इक्वल होगा ना, यानी कि दिस सेट इज इक्वल टू दैट। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे गलती क्या है जो सारे टीचर कर देते हैं। ठीक है,
देखो आपके सिलसिले में सारे स्कूल मान लो, लगभग सारे स्कूल में मान लो वही चीज आपको कराया जाएगा कि जो गलत है, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मैं गलत है, तो हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, बट मेरे को नहीं लगता कि जितने अच्छे बुक्स है उस जगह पे वो चीज सही लिखा गया है, बट जो फालतू किताब है ना, उस जगह पे आपको ये चीज गलत मिल जाएगा। इनफैक्ट आपका टेक्स्ट बुक भी देख सकते हो, उसमें भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, मेरे हिसाब से मेरा छोटा दिमाग जितना कहता है मुझे, भाई अगर ये प्रूफ कोई ज्ञानी आएगा तो ये बोल देगा आपको कि यहाँ पे बाई कंडीशन लगा दो, क्या सवाल तो लंबा कर रहे हो, जहाँ पे लंबा करना चाहिए तो लंबा करेंगे ना, ये लंबा करने का क्या बात होगा। बाई कंडीशन लगा दो, ये अपना आप चला जाएगा उधर। मेरा एक सवाल है कि अगर बाई कंडीशन लगा देता हूँ अगर, या फिर मैं एक्स मान के ये पार्ट कर देता हूँ, तो क्या ये सही है? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मान के आ रहे हो x बिलोंग्स टू दिस, मतलब x जो है वो इस जगह पे प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। और वापस जाकर के अगर बाई कंडीशनल लगा दोगे या फिर इस पार्ट में भी आप x चिपकाते जाओगे, तो वापस आप ये भी मान रहे हो कि x इस सेट में भी एलिमेंट है। तो पहले से ही तो आप x को दोनों पे मान चुके हो ना, तो प्रूफ करने का क्या जरूरत है। तो जो गलत चीज है यहाँ पे वो क्या है कि जब कन्वर्सली करोगे तो कभी भी आप x मत लगाइएगा, आप दूसरा किसी एलिमेंट को पिक कीजिए, y। समझ में आ रहा है ना। कोई बोलेगा ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, भाई अंडरस्टूड नहीं है, बताना पड़ता है सब कुछ, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे आप x मत पिक कीजिए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, y पिक कीजिए, तो ये क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि x तो आप ऑलरेडी यहाँ पे पिक कर चुके हो, ये तो एक सेट था, जब आप कन्वर्सली करोगे ये तो दूसरा सेट आया ना RHS वाला, उसमें भी अगर x होता है तो पहले से ही मान के चल रहे हो ना कि ये दोनों के दोनों इक्वल है, बराबर है दोनों के दोनों, समझ में आ रहा है ना, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसीलिए आपको ये काम यहाँ पे करना है कि अगर आप इस जगह पे x मान रहे हो तो यहाँ पे आप काइंडली क्या मानिए, y को कंसीडर कीजिए, तो बेहतर होगा आपके लिए, समझ में आया ना। प्रिसाइज रहेगा चीजें और गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप इस चीज को कर दीजिएगा। सिमिलरली अगर मैं उन लोगों की तरफ बाई कंडीशनल चिपकाते जाता हूँ तो बाई कंडीशनल में भी वही चीज होगा। क्या होगा बाई कंडीशनल में? बाई कंडीशनल में कहानी क्या होगा कि अगर मैं बाई कंडीशनल दे देता हूं, उसका मतलब क्या है कि x जो यहाँ पे था वही x यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, वही x से ही तो चल रहा है ना पूरा कहानी, मतलब x भी यहाँ पे है, समझ में आया ना। यहाँ पे x लिखना और यहाँ पे बाई कंडीशनल लगाना दोनों ही गलत है, समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं आपको y से बोल रहा हूँ कि कन्वर्सली पार्ट वाला जब भी आप करोगे आप किससे करो, y से करो तो बेहतर रहेगा, समझ में आ रहा है। स्कूल्स वगैरह में आपको बोल सकता है कि ये सब लंबा मत करो, बट उनको लॉजिक बता दीजिएगा तो शायद वो भी समझ जाए उनका गलती क्या है, ठीक है। कि x जो यहाँ पे आप कंसीडर करके आ रहे हो, अगर आप वही x यहाँ पे भी लिख देते हो तो आपको ये जताता है कि जो x इस सेट में था वही x यहाँ पे भी है, समझ में आ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज रॉन्ग, समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे दूसरा कोई एलिमेंट मानना था, अगर यहाँ पे भी x मान लेते तो x बराबर, ठीक है। कोई यहाँ पे भी ये बोल देता है, मेरे को एक्सप्लेन कर देता है कि सर यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, बट उस चीज को सही नहीं है, अंडरस्टूड बोलना सही नहीं है। आपको वाई से दिखा दो ना क्या दिक्कत है आपको, पूरा करेक्ट लग रहा है, बट वो अगर आप एक्स लिख देते हो तो उसको मैं पार्शियली करेक्ट बोलूंगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को प्रूफ कर सकते हो पूरा अच्छे से, है ना, समझ जाइएगा ये सारी कहानी, ठीक है। यहाँ पे जो इतना छोटा बात है और इतना बड़ा उसका इफेक्ट है, उस चीज को समझिए, बात को ध्यान से, ठीक है। आगे से एक्स मत लिखिएगा कभी भी, नहीं तो हम आपको काट देंगे, नंबर कभी नहीं देंगे, ठीक है। तो वाई लिखने का आदत डालिए और वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और बाई कंडीशनल वाला फंडा ये सब सारे रॉन्ग है, ठीक है। ये समझने देंगे, ग्रो करने देंगे सारे काम, ठीक है। तो ये एसोसिएटिविटी तो हो गया। अभी अपन देखते हैं अपना अगला जो प्रॉपर्टी है, यानी कि अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उस चीज को अपन कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद आएगा अपना डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो है, अब देख लो एक बार, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, समझ में आ रहा है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अगर x यहाँ पे है तो अपन क्या बोल सकते हैं, x A पे होगा या तो x B इंटरसेक्शन C पे होगा, समझ में आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू A, और अगर मैं इसका फंडा आपको बोलूं तो आप क्या बोल सकते हो, x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है बात। तो x A पे है या तो x इसमें है, फंडे को समझ रहे हो, x A पे है या तो x B पे है और C पे है, समझ में आया। तो इस चीज को
पढ़ने का मतलब से आपको पता चलेगा कि अगला लाइन क्या लिखना है। एक्स ए पे है या तो बी और सी दोनों पे है, समझ में आया ना। एक्स ए पे है या तो एक्स बी और सी दोनों पे है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स ए पे है और एक्स बी पे है, समझ में आया। एक्स ए पे है और एक्स बी पे है, एंड एक्स ए पे है और एक्स सी पे है, समझ में आया, क्लियर। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है तो इस रिलेशन को देख करके आप उस चीज को लिख सकते हो कि यहाँ पे यूनियन लाना है, मतलब और वाला एक साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे और आएगा और यहाँ पे भी और आएगा, और यहाँ पे एंड है, इंटरसेक्शन है, तो बीच में क्या आएगा, एंड आएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। तो यहाँ से जो कहानी है वो पूरा पूरा क्लियर है कि ये हो गया आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो अभी बोल दोगे आप दिस इज द सबसेट ऑफ दैट, ठीक है। और सिमिलरली अब जो कन्वर्सली वाला पार्ट है वो इसमें x मानोगे ऐसे ऐसे, बट जस्ट इसका कन्वर्स कर देना है यहाँ पे और यहाँ पे y चिपका देना हर जगह पे, तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव जो है उस चीज को अप्रूव कर लेंगे, तो इतना मेरा उम्मीद है, ठीक है। वेन डायग्राम से इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वेन डायग्राम से इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। तो अभी जो है वो हमारा बाकी जो पार्ट है उस चीज को अच्छे से देखते हैं, चलो ठीक है। यानी कि अगला पार्ट जो है वो डी मॉर्गन है, इसको कर लोगे आप, उम्मीद करता हूँ पूरा कर लोगे, समझ जाइएगा। बस इस चीज से इस चीज को अगर लिखने में कोई तकलीफ हो रहा है तो आप इस चीज का हेल्प ले सकते हैं जो आपको प्रूफ करना है, और अदरवाइज अगर फील आता है आपको तब तो ठीक है। एक्स ए पे है, कंफर्म एक्स ए पे है, या तो एक्स इन दोनों में है, समझ में आ रहा है। बोल रहा है एक्स या तो पूरा पूरा ए पे है या तो एक्स इन दोनों में है, इन दोनों में से किसी एक में नहीं, इन दोनों में है। तो मैंने क्या बोला, एक्स ए पे है या तो बी पे है, समझ में आया। बोल सकते हैं ना, या तो एक्स ए पे होगा या तो इन दोनों में होगा, समझ में आया, इन दोनों में होगा। तो मैंने क्या बोला, एक्स ए पे है या तो एक्स बी पे है, ए और बी में से एक ना एक पे तो होगा ही। एंड मैंडेटरी कर दिया, एंड मैंडेटरी कर दिया। यहां से अगर ए वाला करेक्ट हो गया तब तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। और यहां से भी अगर मान लो क्या ऑप्शन हो सकता है, यहां से ए वाला एक्स ए पे हो गया और यहां से भी एक्स ए पे हो गया, तो काम चल गया, समझ में आ रहा है ना। मान लो यहां से एक्स ए पे हो गया और यहां से एक्स सी पे हो गया, तो भी काम चलेगा। अरे भाई, और का अगर मैं बात करूं तो दोनों पे भी तो हो सकता है ना, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, दोनों पे भी तो हो सकता है। तो अगर यहां से x बिलोंग्स टू ए आ गया और यहां से x बिलोंग्स टू सी करेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों पे हो जाएगा, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट में हो जाएगा। सिमिलरली बी और ए को लेकर के सोच सकते हो और बी और सी को, यहां से अगर बी करेक्ट हो गया, यहां से अगर सी करेक्ट हो गया, तो ये वाला फंडा करेक्ट हो गया, यानी कि एक्स बी और सी पे है, समझ में आया। तो उस प्रकार से अगर वो फीलिंग आपके अंदर है तो ठीक है, आप कर सकते हो, डायरेक्टली बिना देखे लिख सकते हो। और अदरवाइज अगर दिक्कत है या फिर ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे देख लो आप, आपको जो प्रूफ करना है वो तो प्रूफ तभी कर पाओगे ना जब यहाँ पे x बिलोंग्स टू दिस आएगा, जो RHS वाला पार्ट आएगा। और वो कब आएगा, जब यहाँ पे a यूनियन b आएगा और यहाँ पे a यूनियन c आएगा। मतलब यहाँ पे आप और लगा दो और यहाँ पे आप और लगा दो और ये एंड को डिस्ट्रीब्यूट करा दो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बट खैर वो चीज सही नहीं है, बट एज ए ट्रिक बोल के आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कन्वर्सली करके उसको वापस कर लेना, शीट में किया हुआ है सब कुछ, आप देख लीजिएगा और वाई चिपका देना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं डी मॉर्गन वाला बता देता हूँ। अभी आता है हमारा डी मॉर्गन वाला पार्ट, यानी कि डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ कैसे प्रूफ करोगे, देखो डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट वाला पहला प्रूफ कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि x जो है वो इस सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है x इसमें भी है, तो x बिलोंग्स टू दिस कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है कि x ए यूनियन बी पे नहीं है, x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। उसका मतलब क्या है कि x नॉट बिलोंग्स टू, देखो मैंने आपको अच्छे से लास्ट क्लास में अच्छे से बोला था, अगर बिलोंग्स टू और यू है तो और आता है, बट अगर नॉट बिलोंग्स टू और यू है तो बीच में एंड आता है। तो इसका मतलब क्या है, x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। इसको आप अच्छे से याद रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में याद कराया था ये चीज। तो x बिलोंग्स टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट,
तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो x इसमें था और इसमें मिल गया, मतलब क्या, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये रोमन 1 हो गया, समझ में आ रहा है। फिर अभी अपन क्या करेंगे, कन्वर्सली x नहीं y 1 हो गया, कन्वर्सली लेट y बिलोंग्स टू क्या, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी कि y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y जो होगा वो बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो y जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू a होगा, और यहां से बोल सकते हो y जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू b होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और अगर y नॉट बिलोंग्स टू a है और y नॉट बिलोंग्स टू b है, तो जब बिलोंग्स टू होता है तो एंड ही आता, मतलब एंड इंटरसेक्शन बनता। बट अभी नॉट बिलोंग्स टू है तो ये चीज क्या बनेगा, अगर नॉट बिलोंग्स टू है तो ये कहानी जो है ये क्या बनेगा, यहाँ पे एंड, अगर देखो अगर यहाँ पे y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b होता तो अपन क्या लिखते, y नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। बट अभी यहाँ पे क्या है, नॉट बिलोंग्स टू है, तो यहाँ पे मैं a इंटरसेक्शन के जगह पे क्या लिखूंगा, यूनियन लिखूंगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या आएगा, y बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसमें माने थे इसमें मिल गया, तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। ये आपका दूसरा है, तो अभी आप कमेंट कर दोगे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट प्रूव होगा। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आपको डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन, डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन यूज करके आपने इस चीज को क्या कर दिए, प्रूव कर दिया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसी के साथ साथ जो लॉज वाला पार्ट है उसका प्रूविंग मैंने खत्म कर दिया। अभी अपन देखते हैं जो हमारा अगला पार्ट है, यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट्स लिखा गया है ना शीट में, क्या लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार। पेज नंबर कौन सा भाई, पेज नंबर 12 में जो और 10-12 पॉइंट लिखा गया ना, वो उस पॉइंट को, वो तो लॉज नहीं है बट उस पॉइंट्स को आप यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन कैसे प्रूव करोगे, ठीक है, और कुछ सीखने को मिलेगा उस जगह से, वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। और वो देखने के बाद हम एक्सरसाइज 1 का प्रॉपर्टी का कुछ प्रूफ करेंगे, और उसी के साथ साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और हमें आगे भी बहुत क्लास करना है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में आपको बाकी सारा चीज़ मिलेगा, बट आज और ये पार्ट बता करके मैं अभी खत्म कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी जो अपना अगला पार्ट है, लॉस को प्रूफ कर लिए, अभी जो बाकी रिलेशन है उसमें देख लेते थोड़ा बहुत कैसे प्रूफ करेंगे। बाकी क्या हुआ है ऑलरेडी आप देखोगे तो समझ जाओगे, बट फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे करना है। यही जो चीज़ है उसी को ही यूज करते जाना है बार बार, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज, सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है उस पार्ट में जितने भी 10-11 प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है उस सारे ऑपरेशंस को, रिजल्ट्स को देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। चलो अगर पहला वाला मैं बात करूँ तो पहले वाले पे आपको क्या बोला गया है कि a माइनस बी जो होगा वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये तो लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ाने के टाइम मैंने आपको वेन डायग्राम से समझा दिया था ऑलरेडी, ठीक है। अभी अगर मैं डेफिनेशन से बताने का कोशिश करूँ तो आप ये देख सकते हो कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b। समझ में आ रहा है ना, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस क्या b। तो अगर x बिलोंग्स टू a माइनस b है तो x a पे होगा, और डिफरेंस जब भी आएगा तो एंड आएगा, याद रखना इंटरसेक्शन की तरह, और x b पे नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। जब भी x a पे होगा तो x a माइनस b मतलब क्या, x a पे होगा और b पे नहीं होगा, वही तो है ना उसका फीलिंग। तो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। तो उसी जगह से आप क्या लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया ना। और उसी से आप ये कर सकते हो कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसका सबसेट हो गया। फिर कन्वर्सली y मान लेना, ये चीज इस चीज से ये, इस चीज से ये, मतलब उल्टा कर देना है, बस x की जगह पे y चिपका देना है, ठीक है। तो हो जाएगा एक दूसरे का सबसेट, और उसी जगह से रोमन 1 और 2 से आप बोल सकते हैं कि दोनों सेट जो है वो क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये तो आप कर ही लोगे। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको कर देता हूं। वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बड़ा भी है, अच्छा भी है। उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड, जब भी ऐसे सिंबल दिया जाएगा तब दोनों तरफ से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 4 बार प्रूफ करना पड़ेगा आपको।
इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड, ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करना है कि a माइनस बी का वैल्यू अगर a है तो ये चीज ये बताता है कि a इंटरसेक्शन b 5 होगा, और अगर a इंटरसेक्शन b 5 होता है तो इसका मतलब भी है कि a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, a होगा। तो ये सारे जो रिजल्ट है उसको आपको प्रूफ करना है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। तो देखते हैं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड वाला पार्ट अपन प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एज्यूम करके ये प्रूफ करते हैं, और फिर इसको एज्यूम करके ये प्रूफ करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहला पार्ट हम करते हैं कि इसको एज्यूम करते हैं कि दिस लेट दिस बी ट्रू, और ये प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि दिस इक्वल टू 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान रहे हैं कि लेट अस कंसीडर टू सेट्स A एंड B, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स लिख सकते हो, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, क्योंकि एम्प्टी सेट्स तो लेना नहीं है, ठीक है, सच दैट दोनों में जो रिलेशन है वो आप ऑलरेडी पहले से मान लिए, वो क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू a, ठीक है। अभी आपको प्रूफ करना है कि ये a इंटरसेक्शन b का वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो अभी एक बार आप ये इसका सबसेट दिखाओगे और दूसरी बार ये इसका सबसेट दिखाओगे। तो पहले आप करो लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b अगर है तो x बिलोंग्स टू a होगा और x बिलोंग्स टू b भी होगा, ये चीज समझ आता है आपको। फिर x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या है, a का वैल्यू तो a माइनस b है ना, तो उसी a को अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस b लिख सकते हैं, एंड x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहां से मैं इस चीज पे क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू a होगा एंड x नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, b होगा। समझ में आ रहा है? एंड x बिलोंग्स टू क्या है, b है। समझ में आया? इस जगह से तीनों दोनों जगह पे एंड है तो मैं ब्रैकेट को इंटरचेंज कर सकता हूं। तो यहाँ पे x नॉट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू क्या आ गया, b आ गया ना। तो x बिलोंग्स टू a होगा और ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b। समझ आता है ना? x नॉट बिलोंग्स टू b का मतलब x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो x बिलोंग्स टू a हो गया और x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट से क्या मिल जाएगा, b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और आपको ये चीज अच्छे से पता है कि किसी भी सेट का खुद के साथ अगर खुद का कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करोगे, b और b का बाहर का कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या आएगा, 5 आएगा। और यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, वापस एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि a और 5 पे दोनों पे होगा, मतलब a इंटरसेक्शन 5 पे होगा। और a और किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, 5 होता है। मतलब x इसमें कंसीडर किया था और x कहां पे मिल गया, 5 पे मिल गया। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बात, ठीक है। एंड 5 जो है उसको और प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सबको पूरा दुनिया को पता है कि 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो एंड देकर के आप डायरेक्टली लिख सकते हो 5 इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। 5 हर एक नॉन एम्प्टी सेट का सबसेट होता है, वो पहले ही मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव आपको क्या पता चल गया कि a इंटरसेक्शन b जो है वो किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। वो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जिसको आप रोमन 3 नाम दे करके रख सकते हैं, ठीक है। अगेन डालो और ये कंसीडर करो अगेन लेट। अभी क्या मानोगे, अगेन इस चीज को आप एज्यूम करोगे और ये प्रूफ करने का कोशिश करोगे। अभी अगर आपको ये प्रूफ करना है तो ये इसका सबसेट दिखाना होगा और ये इसका सबसेट दिखाना होगा। मतलब आप क्या करोगे, लेट y तो उधर यूज नहीं हुआ, डायरेक्टली लिख दिया था, तो अभी y यूज कर लेता हूं। लेट y बिलोंग्स टू a माइनस b। अगर y a माइनस b पे है तो y a पे होगा और y b पे नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? अभी इसको आपको a का सबसेट दिखाना है तो यहाँ पे सिर्फ a आना चाहिए। तो इस लाइन का मतलब क्या है, खुद सोचो ना, y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b। उसका मतलब क्या है कि y a पे तो होगा ना, इतना तो पक्का है, a के किसी ना किसी कोने पे तो पड़ा रहेगा। तो यहां से आपको मिल गया a माइनस b से सबसेट ऑफ a। कन्वर्सली y हो गया तो z मान ले, z बिलोंग्स टू क्या मान ले, a। अगर z a पे है तो ये लिख सकता है z a पे होगा और z b पे नहीं होगा। टू प्रूव a माइनस b, यहां से आपको मिल गया कि z बिलोंग्स टू a माइनस b। तो ये हो गया कहानी, देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b। समझ में आया? तो फ्रॉम 4 and 5 वी हैव क्या आएगा हमारे पास कि a इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है। तो इसको आप दे दो रोमन नंबर 6, है ना। तो ये फ्रॉम 3 and 6
from 3 and 6 we can conclude that a minus b equal to a imply and implied a intersection b is equal to 5. ये पूरा रिलेशन प्रूफ हो गया। तो कहने के बाद यहाँ पे दो पार्ट हो गया प्रूफ और यहाँ पे एक पार्ट हो, इसको तो प्रूफ करने का जरूरत नहीं हुआ क्योंकि ये बाय डेफिनेशन ऑब्वियस चीज है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कहानी आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से हम सेट ऑपरेशन को यूज करके कहानी को प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसके आगे अगर मैं देखता हूं तो और क्या क्या है, और जो भी है वो सारे के सारे लगभग तो सिमिलर दिख रहे हैं मुझे। बाकी आगे आप कर लेना, हो जाएगा, इजीली कर सकते हो। चलो एक आध और कर देते हैं, है ना, एक आध और कर देते हैं। चलो कौन सा करूँ, सब तो लगभग सिमिलर लग रहा है। चलो 6 वाला कर देते, चलो, है ना, 6 वाला कर देते हैं। सिक्स वाला करते जाते, चलो यार, सिक्स वाला देख लेते हैं। सिक्स में क्या बोला है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है। ये सारे रिजल्ट्स जो मैंने लिख के दिया ना, वो अगर आप कोशिश करना, मतलब मैंडेटरी तो नहीं बोल रहा हूँ, बट कोशिश करना, अगर याद रह सकता है तो बेटर होगा आपके लिए, है ना। बहुत जगह पे आप प्रॉपर्टीज यूज करके 32 में जो भी प्रूफ करने बोल रहे हैं ना, वो सब अगर याद कर रख लोगे तो काफी कम मेहनत में हो जाएगा काम। ठीक है, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, समझ में आया ना। तो अगर मुझे इस चीज को प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये इसका सबसेट दिखाऊंगा और ये इसको इसका सबसेट दिखाना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं x जो होगा वो इस सेट का कोई ना कोई एलिमेंट है। अगर x इस सेट का कोई ना कोई एलिमेंट है तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी रहेगा, और यहाँ पे और आएगा, और बीच में मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू b माइनस ए। समझ में आया। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू क्या, b। फिर और देकर के क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू क्या, a। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको a यूनियन b चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b वाला फंडा। यहाँ से फीलिंग लेकर के ये चीज लिख देना काफी डिफिकल्ट है, तो अगर आप समझ सकते हो कि इस चीज को कि आपको लाना है तो ये चीज देख के प्रूफ कर सकते हो। तो x बिलोंग्स टू a आप डालो यहाँ पे, और x बिलोंग्स टू b, एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटिविटी का काम चल रहा है। ठीक है ना, और x बिलोंग्स टू b बोल सकते हो, और बीच में यहाँ पे आपको डिफरेंस लाना है तो एंड का जरूरत है, तो एंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और ये दोनों तो हो गया। अभी ये दोनों को आप लेकर के चलो, यानी कि और x नॉट बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू b, तो n तो आ गया था, और n तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो और जाएगा अंदर, और x बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a। समझ में आया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x बिलोंग्स टू a और b के बीच में और आ गया, और n जो है जो पहले ब्रैकेट के अंदर था उस चीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, और वापस ब्रैकेट के अंदर चला गया, जो बाहर था वो अंदर गया, जो अंदर था वो बाहर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका a यूनियन b, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और ये है आपका एंड। इस चीज को आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, और इस चीज को आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो यहाँ से अपने को ये मिल रहा होगा x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, आपको ये पता है कि इस चीज का वैल्यू होता है a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप यूज करोगे तो आप लिखोगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ वी हैव a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू दिस, उसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x इसका कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब x इसमें
नहीं है, और अगर x इसमें नहीं है तो ये किसका डेफिनेशन हो गया, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया, डिफरेंस का डेफिनेशन हो गया। अभी आप देख सकते हो जो RHS में था वो आपको मिल चुका है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप कन्वर्सली लिख लेना और इस चीज को पूरा पूरा उल्टा करके लिख देना, और बस यहाँ पे क्या लिखते जाना, y लिखते जाना, तो हो जाएगा कन्वर्सली वाला पार्ट। और इस लिहाज से आप इस चीज को क्या कर लोगे, बहुत ही आसानी से प्रूफ कर बैठोगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी थ्योरी पोर्शन है इस साइड पार्ट 1 का, तो वो सारे क्लियर है, ठीक है ना। और कार्डिनलिटी 9th का सिलेबस में नहीं है, 10th में हम पढ़ाते और 11th में है। तो 10th वाला के लिए तो ये वीडियो नहीं है, 11th वाला आप थोड़ा सा वेट करो। जैसे ही ये पूरा थ्योरी और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाता है तो हम लास्ट पार्ट जो है सेट का उसको कवर करेंगे, जो पार्ट 2 में लिखा गया है। शीट में देखना सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है। तो हम कवर करेंगे सारी चीज, बस जो पढ़ाया जा रहा है उसमें पहले अच्छे से फोकस करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा कहानी, ये हो गया सारा कहानी। देखो तो अभी क्या कवर करना है, अभी थ्योरी पोर्शन तो पूरा कंप्लीट कर दिया, बाकी जो भी प्रूफ्स है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में वो सारे के सारे आप खुद से कीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हो तो फोन तो है, टेलीग्राम है, आप मेरे को पूछिए, मैं कर दूंगा। साथों साथ थ्योरी पोर्शन में कोई भी डाउट है, वीडियो देखने में कोई डाउट है, साथों साथ क्लियर करना है, वेट नहीं कराना है, साथों साथ उसको क्लियर करना है। एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो टेलीग्राम में पूछ दीजिएगा, बट अदरवाइज थ्योरी पोर्शन में कोई भी अगर डाउट है या फिर वीडियो लेक्चर में कुछ समझाना हो तो डाउट है तो उसको साथों साथ क्लियर करना है। अभी प्रूफ वाले का जो लास्ट पार्ट है ये तो हो गया, वेन डायग्राम से कैसे प्रूफ करते हैं वो भी बता दिया, डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन से कैसे करते हैं वो भी बता दिया। अभी जो लास्ट पार्ट बताना है वो क्या है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज से कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के जो 32 वाला क्वेश्चन है उसी में मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जो लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन यूज करके हमें प्रूफ करना होता है, समझ में आ रहा है ना। अगर मुझे याद है तो 9th का एडवांसमेंट्स बुक में 2.4 जो एक्सरसाइज है उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला क्वेश्चन ही है वो बोल के दिया है, बहुत सारे उसमें 8-10 क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रूफ करने बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज। समझ में आया ना, प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जो लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन है ना उसी को यूज करके आपको प्रूफ करना है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बट स्कूल्स में ये सब क्या कराया जाता है यार, इसी से डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन से उसको प्रूफ कर देते हैं, जो कि गलत है पूरा, समझ में आ रहा है ना। डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन से उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर्ली किससे करना होगा, आपको प्रॉपर्ली लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन जो है उसी को यूज करके आप ये सारी चीज को प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू वाला फंडा यहाँ पे नहीं चलेगा अगर स्ट्रिक्टली मेंशन कर देता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज। वेन डायग्राम बोलेगा तो वेन डायग्राम, और कुछ नहीं बोला तो डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन, या फिर अगर बोल के दिया डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन तो बहुत अच्छी बात है। तो आप पेज नंबर 16 जो है 16 नहीं है सॉरी, पेज नंबर 17 जो है उसमें देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 32 यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट प्रूफ दैट, ठीक है। तो मैं एक आध एग्जांपल लेकर के आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा टाइम और अभी है नहीं, ठीक है। 32 का पहला एक क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं एक रिलेशन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या प्रूफ करने बोला है, यहाँ पे प्रूफ करने बोला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू अगर 5 है तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो अच्छे से कहानी को, ठीक है। कैसे सुनोगे ध्यान से कि सर आप मेरे को एक चीज बताओ, एक्स बिलोंग्स टू वाला फंडा मान के तो कर लोगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे इंप्लाइज एंड इंप्लाइड दोनों तरफ से इंप्लाई नहीं है ना, तो इसको एज्यूम करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए मान लेंगे, समझ में आ रहा है ना। एक्स बिलोंग्स टू ए मान के जो सॉल्व करके पूरा पूरा मुझे क्या दिखाना होगा, वही एक्स जो है वो किसका एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा, और अगर वही एक्स जो है वो बी का एलिमेंट हो गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो इधर से तो हो जाएगा, बट यहाँ पे जो आपको मुद्दे का चीज प्रॉपर्टी बोला है, तो प्रॉपर्टी से कैसे उसको प्रूफ करोगे। मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ये चीज प्रूफ करना बहुत काम का चीज है, बहुत कंसेप्चुअल चीज है, और ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये चीज प्रूफ करना मतलब क्या, ए सेट जो है वो बी सेट के अंदर प्रूफ करना, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब तो यही है ना। तो ये कब आएगा, ये तब आएगा ना जब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए आएगा।
अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए प्रूव कर देता हूं तो इसका मतलब तो ये प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है ना। या फिर अगर मैं ए यूनियन बी का वैल्यू बी प्रूव कर देता हूं तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब जब भी आपको ऐसे सबसेट वाला रिलेशन प्रूफ करने के लिए बोलेगा यूजिंग प्रॉपर्टी, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों में से किसी भी एक को प्रूफ करो, जो प्रूफ कर पा रहे हो उसी को प्रूफ करो, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों में से किसी भी एक को प्रूफ करना, उसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही क्या है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, समझ में आया ना। इस चीज से पता चलता है कि नहीं प्रॉपर्टी हम सीखे हैं। दिमाग लगाओ और करते जाओ, मैं दिखा के दे रहा हूं, बाकी आप होमवर्क में रहेगा और उसके बाद अपन एक साथ डिस्कस करेंगे सारे कहानी। अगर नहीं कर पाते तो करूंगा, बट एफर्ट लगाना तो आपका जिम्मेदारी बनता है ना, एफर्ट लगाओ, फिर अगर नहीं कर पाए तो अपन बताएंगे। जैसे देखो सबसे पहले मैं सोचता हूं क्या मैं ये प्रूफ कर पाता हूं क्या, इस चीज को, समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो हियर मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको ए इंटरसेक्शन बी से, मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को किसी भी सेट को, यहाँ पे फाई का रिलेशन मुझे पता है, वी हैव, ऊपर लिख देना, वी हैव ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। लेट अस कंसीडर एनी टू सेट्स, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई, ये लिख सकते हो आप। तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर किसी भी चीज के साथ मुझे यूज करना है तो मैं किसके साथ यूज करूंगा, फाई के साथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाई का डाटा गिवन है, समझ में आ रहा है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी को फाई के साथ मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, यूनियन दे करके या इंटरसेक्शन दे करके। अगर मैं इंटरसेक्शन फाई लिख देता हूँ तब तो आंसर फाई आ जाएगा, क्योंकि फाई के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाई होता है। बट अगर मैं यूनियन लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और यहाँ पे आप यूनियन डालो और यूनियन डाल के फाई के जगह पे आप क्या लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सिंस फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको गिवन है, ये ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है। या फिर आप फ्रॉम वन भी लिख सकते हो, समझ में आया, क्लियर है। अभी इस चीज को जरा पढ़ने का कोशिश करोगे, ये कहानी है क्या, ये कहानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। देखो इंटरसेक्शन अंदर है और यूनियन बाहर है, ये कहानी है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव, लगा दे तो मिल जाएगा। देख इस चीज को समझ में आता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आएगा ना। दो इंटरसेक्शन अंदर है, यूनियन बाहर, उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, यही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका वैल्यू मैं ये नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, वही तो आपको यूज करना है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा तो ही तो आपको प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो आप। अदरवाइज अगर x बिलोंग्स टू मान के कर लेते हो तो उसमें प्रॉपर्टी कहां यूज हो रहा है, वो तो गलत है ना। कुछ बोला है और आप कर कुछ और रहे हो, पेपर चेक होता है स्कूल में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास्टर भी गलत कराता है, सही भी देता है गलत आंसर, समझ में आ रहा है। तो आप सही चीज अगर सीखना चाहते हो तो ये है आपका प्रॉपर चीज, समझ में आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी और इधर एक ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपको नजर आ रहा है, तो उस चीज को आप अप्लाई करो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन और बी और सी को यूनियन देकर के लिख दो। तो बी और सी को अगर यूनियन देकर के लिखोगे तो क्या होगा, बी और सी को अगर यूनियन देकर के लिखोगे तो क्या होगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया मेरी बात। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बी यूनियन, आपको क्या मिल रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट। और किसी भी सेट उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब भी यूनियन लेता है तो आंसर क्या मिलता है, बी और बी कॉम्प्लीमेंट। बी और बी कॉम्प्लीमेंट का बाहर, बी और बी कॉम्प्लीमेंट, ये है बी कॉम्प्लीमेंट, ये है बी, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पूरा यू मिल जाएगा ना। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, समझ में आया। और ए और यूनियन यू का, ए और यू का यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का जो इंटरसेक्शन है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी लो में पर क्या है ना, ए और किसी भी सेट का, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। और ये जो था मैं एग्जैक्टली भूल गया इस लो का नाम, क्या लो था देखने तो एक बार, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये जो लो था क्या, आइडेंटिटी आइडेंटिटी था, हाँ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। तो इसका वैल्यू मैं अगले लाइन पे, ये तो यू है, समझ में आया, सिंस लिख दोगे ना, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू। और बाय आइडेंटिटी लो में यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये सब लो यूज कर रहे हो तो लो लिखना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखोगे नहीं तो नंबर नहीं, बाय आइडेंटिटी लो, समझ में आया। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आप क्या प्रूफ कर दिए, ए प्रूफ कर दिए। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, ए। उसका मतलब ही क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए कब प्रूफ कर पाओगे, जब ए बी का सबसेट होगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस कहानी को पूरा पूरा क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन, दैट इज द प्रॉपर्टीज, समझ में आया।
ठीक है, उल्लू की तरह अगर काम करेंगे तो नहीं चलेगा। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो गलती को सुधारो और सही चीज सीखने का प्रयास करो। ठीक है, बेहतर है आपके लिए सुधरेगा। मेरा क्या है, मैं गलत सिखा के दे सकता हूँ तो दे दूंगा, आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे क्योंकि आपका स्कूल में भी वही कहानी चलता है ना। गलत नहीं सीखना बेटा, सही चीज जो है उसी को अपनाना है। ठीक है, और अगर मैं 32 में कोई भी क्वेश्चन देखूं तो और बाकी उसी पैटर्न में है। सोचो, सोचना शुरू करो, सोचो इस प्रकार से और उसी प्रकार से आप उसको करने का कोशिश भी करो। ठीक है, उसी अंदाज से अपना अंदाज को बदलो। नंबर लाने के लिए कुछ भी मत करो। ठीक है, कुछ भी सैक्रिफाइस मत करो अपने नॉलेज के साथ नंबर लाने के लिए, नहीं तो एक दिन सिर्फ नंबर ही रह जाएगा आपके पास, नॉलेज खाली रहेगा, नॉलेज का डब्बा, और आपको कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहीं पे भी आप एक्सेप्टेड नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि दुनिया नॉलेज का कदर करता है, नंबर का नहीं। ये चीज जान के रखो, नंबर कुछ दिन के लिए होता है, भीड़ में जगह मिलने के लिए नंबर होता है। ठीक है, बट भीड़ में हाथ बढ़ा के आगे जाने के लिए नंबर नहीं होता है, तो दूसरा चीज होता है। ठीक है, वो होता है नॉलेज। ठीक है, तो नंबर पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो नॉलेज के साथ। ठीक है, सही चीज को सीखो और सही तरीके से काम को करो। ठीक है, तो यहाँ इसी के साथ साथ आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। जो प्रूव वाला पार्ट है वो मैंने आपको इन डिटेल में बता दिया है ना। तो प्रूव वाला सेक्शन में आप अच्छे से याद रखिएगा। आप किसी भी सेट का रिजल्ट को लॉ से भी प्रूव कर सकते हो, बस ये चीज सोचना पड़ जाता है ज्यादा, इसीलिए इस चीज को हम तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में बोला जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज। कर तो सकते हैं हर क्वेश्चन में, बट टाइम लग जाएगा, इसीलिए अगर बोला गया तो करेंगे, अगर नहीं बोला गया तो डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन तो है ही, और अगर सिर्फ डेफिनेशन ऑफ सेट ऑपरेशन से बोलता है तब तो ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू वाला फंडा। अगर उससे भी नहीं, वेन डायग्राम से अगर स्ट्रिक्टली मेंशन करके देता है कि वेन डायग्राम से प्रूफ करना है तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा प्रूफ वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट है, और ओवरऑल जो सेट थियरी का जो थियरी पोर्शन है एक्सेप्ट कार्डिनलिटी वो कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो अभी हम तुरंत आपको पूरा होमवर्क दे देते हैं, और अभी थियरी पोर्शन सेट चैप्टर का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, हाँ, आज किसी ने पूछा था कि वो जो वो वाला हिस्सा है सर मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास 9 में, देखो बच्चे मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो मैं अलग चैप्टर में पढ़ाता हूँ। ठीक है, सेट में तो वो घुसा करके दे दिया, बट उसको अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, क्योंकि 11th में भी सेट मैथमेटिकल रीजनिंग मिल जाएगा आपको, तो जेईई मेंस तक का जो सिलेबस है वो 9th में ही कवर कर दूंगा। ठीक है ना, तो ऑलरेडी आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना। फिर बाद में सिर्फ आप बल्ले बल्ले करोगे। ठीक है, तो अलग से पढ़ेंगे उस चीज को, है ना। जल्दबाजी नहीं करना है, समय बहुत ज्यादा है, और एक एक चीज को डीप में जाकर के अपने को स्टडी करना है। ठीक है, तो अपन फोकस करते हैं अपने होमवर्क पे। तो होमवर्क जो है अभी सबसे पहला काम बनता है लेक्चर 1, 2, 3, यानी कि तीनों लेक्चर को आपको प्रॉपरली ए से जेड तक देखना है, प्रॉपरली ए से जेड तक देखना है। सारे नोट्स को शॉर्ट नोट बना के रखना है, क्योंकि फेयर नोट्स जो है वो तो शीट में बना हुआ है, जो आपको ऑफलाइन क्लास में मिल जाएगा बाद में। प्रॉपरली अपना नोट्स को बना करके रखना है, शॉर्ट नोट को बना के रखना है। थियरी में कोई भी डाउट है, पूरा वीडियो में जितना क्वेश्चन मैंने कराया, जितना कंसेप्ट मैंने समझाया, उसमें अगर कोई भी डाउट है, शीट का अगर थियरी पोर्शन में अगर कोई भी डाउट है, तो सबसे पहले उसको फोन करके क्लियर करो। गद्दारी मत करो कि आधा वीडियो देख करके और होमवर्क करने बैठ गए। फॉर्मेलिटी नहीं है ये, फॉर्मेलिटी करोगे तो आपके साथ एग्जाम फॉर्मेलिटी जिस दिन करेगा वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन आपको फॉर्मेलिटी क्या होता है अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे गलती ना करें, वीडियो को पूरा देखे, देखने के बाद अगर आप देखना चाहते हो तभी देखो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं देखने के लिए। पूरा देखो अपना, पहले पूरा मतलब जितना पहले तीनों लेक्चर में 3 घंटे में 4 घंटे में मैंने जितना पढ़ाया उतना पहले अपना दिमाग में सेट करा, उतना पूरा दिमाग में सेट हो गया। शीट का थियरी आपने पूरा पढ़ लिए, पढ़ने के बाद कोई भी अगर डाउट नहीं रहा तब होमवर्क लेकर के बैठो, और वो होमवर्क है आपका इंटरनल क्वेश्चंस। ठीक है, शीट में इंटरनल क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में दिया था ना, वो तो मैंने डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 4 में करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा कल उसमें करूंगा, और तो वो हो जाएगा डिस्कशन। समझ में आया ना। और जो आपका प्रॉपर होमवर्क है वो है पूरा एक्सरसाइज 1। ठीक है, उस दिन आधा दिया था, आज पूरा दे रहा हूँ। पूरा एक्सरसाइज 1 करिए, अगले लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, यानी कि ये और ये हम पूरा डिस्कस करके देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो पूरा एक्सरसाइज 1 आप करिए। मैं लेक्चर देने से पहले आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। आज फ्राइडे है, उम्मीद करता हूँ कि सैटरडे इवनिंग, सैटरडे रात तक आपका टाइम है, सैटरडे 9 बजे के अंदर आप अपना होमवर्क को कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, 9 और 11 दोनों को बोल रहा हूँ कि ये इंटरनल और एक्सरसाइज 1 आपको दोनों कंप्लीट करना है। पूरा थियरी हमारे, और जिस प्रकार से बोला उसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा और होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं पूरा डिस्कस करके आपको दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद ही अपन
कार्डिनलिटी ऑफ सेट पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ 11th वालों को फोकस करना है, 9th वालों को भी फोकस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि 10th में आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज 3 और 4 का कौन कौन से क्वेश्चन अभी के लिए आपको करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास आप यहीं पे समाप्त करते हैं अपन, और इसी के साथ साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा चीज आपको समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं आया है तो आप फोन करके मुझे जरूर पूछेंगे, और अगर नहीं पूछते तो वो आपका मर्जी है, और होमवर्क जो है वो प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम निपटाएंगे। ठीक है, तो अलविदा है सर, आज के लिए यहाँ तक।